हेलो हेलो। नीरज देखिए वीडियो चालू हो चुकी है, उसमें ब्लिंक कर रहे हैं। एक चीज और देख ले, उसके स्पीकर पे कट तो नहीं आ रहा ना। हेलो, ठीक है। क्लास भाई देखिए, आपको लास्ट क्लास एक टॉपिक करवाया था, इसका नाम था TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टॉपिक समझा चुका हूँ पूरा, उसकी एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में वो बताने वाला हूँ। ठीक है, टॉपिक पूरा हो चुका है, सिर्फ उसकी एप्लीकेशन हमें आज डिस्कस करनी है। डिस्कस करते हैं उसको। लेकिन अगर आप लास्ट क्लास नहीं आए थे तो मतलब थोड़ा थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक लास्ट क्लास हो चुका है। तनिष नहीं आया था, और कौन नहीं आया था लास्ट क्लास? सृष्टि भी नहीं आई थी, जैस्मिन भी नहीं आई थी। तो बच्चों, जो बच्चे नहीं आए थे ना उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन चलो मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, चलो भाई क्लास देखिए, ऐसा है कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, इसका नाम था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बेसिकली नाम तो इसका रिफ्लेक्शन है, लेकिन स्टार्ट ये रिफ्लेक्शन से ही होता है। ठीक है, होता क्या है कि मान लो कि नीचे एक डेंसर मीडियम है, ऊपर गया बोलो एक रेयर मीडियम है। तो मैं तुम्हें चाहे इसको अगले पेज पे एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा रिपीट करूंगा, ध्यान सुनो। तो ये नीचे की तरफ कौन सा मीडियम है बोलो, और ऊपर की तरफ बोलो कौन सा है। 10th क्लास का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही नहीं आपने पढ़ा हुआ। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन फिर तो प्रॉब्लम ही है। तो मैं ये बोलूंगा बच्चों की, कभी भी कोई रे अगर डेंसर मीडियम से जाती है, डेंसर मीडियम से जा रही है रेयर की तरफ, तो कहते हैं कि वो अपने पाथ से बोलो क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। एनी रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम, इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। वो अपने ओरिजिनल पाथ से बोलो क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। अब वो डेविएट कैसे होती है आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि नॉर्मल, यहां पर नॉर्मल ऐसे बनेगा, द रे मस्ट गो फ्रॉम, मतलब जानी तो वो ऐसे चाहिए, बट आप सब बच्चे जानते हैं कि ये रे जो है वो डेफिनेटली अपने रास्ते से बोलो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। सिंस इट इज नॉर्मल, तो आपको पता है नॉर्मल से बोलो क्या जाएगी, अवे जाएगी। हर्ष इधर। तो मैं एक छोटी सी चीज और करता हूँ, एक बार इसको इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। दिस इज डेंसर, ये रे थोड़ी सी ऐसे लेके आते हैं पहले, और जो रे ऐसे आई आपको पता है, रूल पता है, एनी रे जो डेंसर से रेयर जा रही है वो अपने एक्चुअल पास से ना जाते हुए नॉर्मल से अवे हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा ऐसे जाएगी। क्या बात सही है? बिल्कुल। तो मान लो कि कोई एक रे ये है तो वो ऐसे चली गई। मैंने बोला कि अगर थोड़ा सा बड़ा एंगल लेके आएगी, सपोज करें अगर वो थोड़ा सा बड़ा एंगल लेके आती है, तो वो पहले से ही थोड़ा सा और इधर से जा रही है। अरे जो ऐसे जा रही है अगली बारी थोड़ी सी ऐसे आएगी, थोड़ा ऐसे जा रही है, तो जब वो मुड़ेगी तो थोड़ी सी और इधर आएगी, तो वो इधर आ गई दूसरी रे। सही है। फिर मान लो तीसरी रे थोड़ी सी और इधर से आई, तीसरी रे थोड़ी सी और इधर से आई, तो वो थोड़ा बैंड करके और ऐसे जाएगी। बोलो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा अभी तक? किसी को दिक्कत है क्या भाई? थोड़ा रिपीट हो रहा है आप लोगों का, बाकी बच्चों का। और चौथी रे मान लो कुछ ऐसे आई, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रे है। अब ये इतनी बैंड हुई कि बिल्कुल इस सरफेस को ऐसे क्रेज करती हुई गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है। मतलब कि आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं इधर का इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहा हूं, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल रे के साथ जो एंगल बनाया वो क्या होता है बोलो, इंसिडेंट एंगल। और जैसे जैसे मैं इंसिडेंट एंगल बना रहा हूं ऐसा हो रहा है कि रेज ना इस तरफ को बैंड होती जा रही है, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। और अब एक फाइनल एक ऐसी रे भी आएगी जो बिल्कुल सरफेस को ऐसे ग्रेज करती हुई जाएगी। सरफेस तो क्या होता है, ये इंटरफेस होता है डेंसर और रेयर मीडियम का। जैसे मान लो ये पानी है और वो हवा है, तो पानी और हवा का कोई इंटरफेस तो होगा ना, वहां से ऐसे ग्रेज करती हुई जाती है। ग्लास और एयर है, तो ग्लास और एयर के सरफेस को ऐसे इंटरफेस, मतलब इंटरफेस को ऐसे ग्रेज करती हुई जाती है। ये समझ में आ गया? ये बड़ा स्पेशल एंगल है। स्पेशल एंगल क्यों, मैं आपको बता देता हूं। इस इंसिडेंट एंगल को एक बड़ा स्पेशल नाम दिया गया। दिस इंसिडेंट एंगल इज सेड टू बी द क्रिटिकल एंगल। इसको बोलो क्या बोला गया, क्रिटिकल। क्यों बोला गया अभी आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान सुनना। पहले यहां तक की बात समझ में आ गई? जिसमें कोई डाउट लग रहा है यहां तक? रेस बाहर जा रही थी, लेकिन जितना मैं इधर लेके जाऊंगा मुड़ते वक्त वो फाइनल एक रे ऐसी आ चुकी जो इसको ग्रेस करती हुई जा रही है। अब मुझे बताओ जरा, अगर इसके बाद अगर कोई और रे आई, बच्चों प्लीज, कोई और रे ऐसे आई है, ये तो मान लो दूसरी रे थी, ये वाली हमारी तीसरी रे थी, ये वाली हमारी चौथी रे थी, और मैं बोलता हूं ये वाली हमारी पांचवी रे है। तो आप मुझे बताइए, जब और ज्यादा उधर से मुड़ के आ रही है तो वो अंदर मीडियम में आ जाएगी। अब वो बाहर होने जाएगी भाई। जब ये चौथी वाली रे ही जब मुड़ी तो वो इतनी मुड़ गई, तो ये वाली तो और ज्यादा वैसे होकर आ रही है, तो मुड़ेगी तो बोलो कहां आ जाएगी, अंदर ही। और जब कोई रे अपने ही मीडियम में अंदर आ जाए तो वो रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, वो रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया बोलो? और रिफ्लेक्शन में रूल ये काम करता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई बराबर क्या होता है बोलो, आर होता है। तो जितना यहां से आई बनेगा
जितना यहां से ये आई बनेगा उतना ही उस तरफ को बोलो क्या बनेगा आर, उतना ही उस तरफ को बोलो क्या बनेगा आर। नहीं आया ना समझ में? तो मैंने बोला कि एक सर्टेन एंगल के बाद, ध्यान देना, एक सर्टेन इंसिडेंट एंगल के बाद रेज अब रिफ्रैक्ट नहीं करेंगी, अब ये रिफ्लेक्ट करेंगे। क्या करेंगे बोलो? दिस इज व्हाट वी कॉल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और मान लीजिए, और मैं एक और रे ले लेता हूं, और एक और ले लेता हूं, छठी रे ऐसे गई, तो ये छठी रे जो जा रही है थोड़ा और बड़ा इंसिडेंट एंगल बना रही है, तो यहां पर थोड़ा और बड़ा रिफ्लेक्टिंग एंगल बनेगा और ये ऐसे जाएगी छठी रे, ये छठी रे होगी। क्लियर होता है कि नहीं होता? ये पांचवी रे थी, और भाई नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? और मान लो एक और रे समझ लो लास्ट, ये सातवीं रे अगर मान लो ऐसे गई है तो थोड़ा सा और इंसिडेंट एंगल बढ़ा है, सातवीं रे थोड़ी सी और ऐसे गई है, थोड़ा और इंसिडेंट एंगल बढ़ा, सातवीं रे ऐसे जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरा कहने का मतलब पता है क्या है, अगर तुम थोड़ा ध्यान से समझ पाओ तो, ये ग्रीन ग्रीन में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब देखते हैं कि रेज जब डेंसर से रेयर जाती है तो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल तक बोलो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। बट उस इंसिडेंट एंगल से अगर बड़ा इंसिडेंट एंगल होने लग गया तो सारे के सारे बोलो क्या होने लग जाएंगे, रिफ्लेक्शंस होंगे। क्या होंगे बोलो? उस पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल को हमने नाम दिया क्रिटिकल एंगल। क्या नाम दिया बोलो? एंड व्हाई इट इज सेड टू बी क्रिटिकल एंगल? क्योंकि उस तक तो रिफ्लेक्शन हुआ है, उसके बाद रिफ्लेक्शन होना बंद हो गया, उसके बाद बोलो क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है, क्योंकि रेज इतनी मुड़ गई कि वो बाहर जाने की बजाय अपने मीडियम में आने लगी। तो मैं ये बोलूंगा कि जब जब मेरा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है, मेरा इंसिडेंट एंगल अभी क्रिटिकल एंगल से बोलो क्या है, छोटा है, तो मैं बोलूंगा बच्चों क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अगर मेरा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो बोलो क्या होगा, टी आई। और मेरा इंसिडेंट एंगल अभी क्रिटिकल एंगल के बराबर है, बिल्कुल बराबर होता है उस समय, तो रिफ्रैक्शन ही होता है उस समय। लेकिन उस समय का आर मेरा कितना होता है, 90 डिग्री। मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कितना होता है, 90 डिग्री। देखिए मैं ये बहुत डिटेल में लास्ट क्लास समझा चुका हूँ, अगर आप लास्ट क्लास आए तो आपको पता है ये चीज़ तो हमने बहुत अच्छे डिस्कस करी थी उसमें पे। ये थोड़ा सा रिवीजन एस्पेक्ट में मैंने आपको बता दिया कि आज मैं जो कराने वाला हूँ उसमें इसका इस्तेमाल है, तो थोड़ा सा बस आप लोगों को दिख जाए। तो जो बच्चे नहीं आए थे कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, बस इतना ही बता सकते हैं। फिलहाल बच्चे ज़्यादा नहीं बता सकते, बाकी जो बच्चे आए थे उनको टॉपिक क्लियर है कि नहीं अच्छे से? चलिए अब हम आगे की बात पर शुरू करते हैं। ये मिटा रहा हूँ सारा, ये इसलिए मिटा दिया है कि पीछे सब बना हुआ है, देखो ये रहा पीछे सारा बना हुआ है, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। चलिए सो गाइज नाउ, फिर मैंने तुम लोगों को एक बात और बताई थी, याद करो, जैसे कि वाटर है, क्राउन ग्लास है, फ्लिंट ग्लास है, डायमंड है, इन सब में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलो किसका है, डायमंड का। तो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसका क्रिटिकल एंगल बोलो क्या होता है, कम। अब देखिए ये वाला लॉजिक जिन बच्चे आए थे उनको पता है कि फॉर्मुला कैसे बना है, जो बच्चे नहीं आए थे बस इतना समझ लीजिए, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मुला होता है साइन सी बराबर में 1/μ। मतलब हर एक डेंसर मीडियम का क्रिटिकल एंगल बोलो क्या होता है, अलग अलग होता है। सुन लीजिए, किसी का क्रिटिकल एंगल सपोज करो 30 डिग्री है, तो इसका क्या मतलब बताओ जरा, कि अगर उसका क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है तो उसमें जब तक 30 डिग्री नहीं हो पाएगा इंसिडेंट रेज का एंगल तब तक तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, बट 30 डिग्री के बाद बोलो क्या करेगी, अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट करेगी, यानी टीएआर देगी। ये होता है क्रिटिकल एंगल का मतलब। नहीं है बात समझ? अगर किसी मीडियम का क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, लक्ष्य क्या मतलब है, 45 डिग्री है, तो जब तक 45 डिग्री रेज नहीं बनेगी, मतलब कि जब तक हमारा इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री तक नहीं पहुंचेगा तब तक सारी रेज रिफ्लेक्ट करेंगी, बट 45 के बाद जितनी भी रेज होंगी वो क्या करेंगी बोलो? नहीं आया समझ में? यही मीनिंग होता है क्रिटिकल एंगल का। और क्रिटिकल एंगल कैसे निकले विकास, सभी मीडियम्स के क्रिटिकल एंगल कैसे निकले, हर एक मीडियम का फॉर्मुला होता है साइन सी बराबर में 1/μ, म्यू होता है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिसका रिफ्लेक्टिव ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल बोलो क्या आएगा, कम। तो देखो डायमंड का क्रिटिकल एंगल बोलो कितना है, 24.41 डिग्री, डायमंड का इतना है। वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है इसलिए उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा है। और इसका क्या सेंस है, अब हम शुरू कर रहे हैं बच्चों अपनी आज की क्लास। और अब आज की क्लास में क्या सिखाऊंगा मैं तुम लोगों को, ध्यान से देखना भाई, आ जाओ। इसलिए कह रहा हूं छुट्टी मत करा करो, छुट्टी करते हो ना तुम्हें फिर वो गायब गायब सी लगती है क्लास। यहां मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूं, मैं कराने वाला हूं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर। पहली एप्लीकेशन है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। अच्छा चाहे तो ना हम सीधा लिख सकते हैं, 3 एप्लीकेशन है। एक ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड चमकता है टीआईआर की वजह से। एक होता है मिराज इफेक्ट, मिराज इफेक्ट भी होता है टीआईआर की वजह से। एक होता है ऑप्टिकल फाइबर्स, वो भी होता है टीआईआर की वजह से। लेकिन अगर डायरेक्ट लिखते हैं, बट अगर समझना चाहो तो हम समझ के कर सकते हैं, सारा समझ के करें, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक सीखोगे क्या चीज़ है, हालांकि पेपर में से एप्लीकेशन वैसे ही पूछता है। अब ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड चमकता क्यों है, चमक क्यों मारता है डायमंड इतना, और चीजें इतनी चमकती क्यों नहीं है, डायमंड इतना ज्यादा चमकता क्यों है? तो कुछ तो प्रॉपर्टी उसकी वैसे है भाई, जो उसका केमिकल नेचर है। लेकिन दूसरी चीज है उसके अंदर लाइट ना ट्रैप हो जाती है। ट्रैप क्यों होती है वो समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा, आप थोड़ा ढंग से समझना बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुनोगे तो ही आएगा समझ में।
डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बोलो 2.42 और वाटर का बोलो कितना है 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल देखो ज्यादा है, और जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्योंकि इनवर्स रिलेशन में क्रिटिकल एंगल उसका कम है। मुझे तुम बस मतलब बताओ उसका क्या है। अगर डायमंड का क्रिटिकल एंगल 24.41 डिग्री है, इससे क्या मतलब है कि जब तक इंसिडेंट रे 24 डिग्री का एंगल बनाएंगी तब तक तो वो रिफ्लेक्ट करेंगे, उसके बाद की सारी रेज बोलो क्या करेंगे, टीआईआर करेंगे। लेकिन उसमें 48 डिग्री तक लगभग मान के चलो क्या होता है रिफ्रैक्शन, बाद में बोलो क्या होता है टीआईआर। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मैं डायमंड को समझू ना, तो डायमंड के अंदर अगर मैंने ध्यान देना बच्चों, इन और आउट लगा रहा हूं, कुछ मैं समझाना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं। ये मान लो डायमंड है, अंदर से बोलो कौन है, डायमंड। और डायमंड में मान के चलो कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, 1 2 3 ऐसे मैं यहां पर से क्या भेज रहा हूं बोलो, बहुत सारी मैंने इंसिडेंट रेस भेजी है, बहुत सारी इंसिडेंट रेस भेजी है। आप ये मान के चलो कि ये पहली इंसिडेंट रे और ये 89th है, या मान लो 90th है। वैसे काउंट मत करना यार, 90 100 ठीक है ना, मैं इसको 90 ही कर देता हूं, ठीक है। सो मैंने हर एक डिग्री पर ना, मान के चलो हर एक डिग्री पर कितनी रे भेजी, एक रे भेजी। कितनी रे भेजी बोलो। आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है बस, डायमंड का क्रिटिकल एंगल है 24.41 डिग्री, बताइए कितनी रेज बाहर जाएंगी, आउट जाएंगी, इस डायमंड से बाहर हो जाएंगी, और कितनी रेज अंदर आएंगी। ये एक ही डिग्री पे जा रही है, मतलब पहली रे 1 डिग्री पे, दूसरी रे 2 डिग्री एंगल बना रही है, तीसरी रे 3 डिग्री एंगल बना रही है, और 90 वाली डिग्री 90 डिग्री बना रही है। तो मुझे बताओ जब तक मेरी 24 रेज बनेंगी, यानी 24 डिग्री तक, और 24 डिग्री तक मेरा जो इंसिडेंट एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल से बोलो क्या होगा, कम होगा, तब तक तो होगा रिफ्रैक्शन। क्या होगा बोलो, तो 24 रेज तो बाहर जाएंगी, 24 रेज तो बोलो क्या जाएंगी, बाहर। अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, मजा आएगा इसमें आपको। ये मैं मीडियम ले रहा हूं, ये मैं लिख देता हूं डायमंड है, और यहां मैं लिख देता हूं ग्लास है, ग्लास ले लो। चलो बोलो भाई बोलो, क्लास प्लीज। अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड में कितनी रेज बाहर चली जाती है, 24। लेकिन जिस रे ने 25 डिग्री एंगल बनाया, सॉरी जिस रे ने कितना बनाया 25 डिग्री, अब 25 डिग्री रे जो एंगल बनाएगी, मतलब क्या वो बाहर जाएगी, क्योंकि 25 डिग्री इस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू से बोलो क्या है, बड़ा। अगर मेरा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बोलो क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है, तो उस समय पर वो रेज क्या करने लग जाएंगे, टीआईआर देंगे, अंदर ही आएंगे। मतलब कहाँ आएंगे, अंदर ही। चाहे 26 डिग्री बनाने ली अंदर, 27 डिग्री बनाने ली अंदर, 90 डिग्री तक अब जितनी भी रेज है सारी बोलो क्या आएंगी, अंदर। तो 24 रे तो जाएंगी बाहर, लेकिन बाकी की 66 रेज बोलो कहाँ आएंगी, अंदर। ये समझ नहीं आया, पक्का समझ में आ गया। अगर यही ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करो ग्लास की क्या, आप वाटर की बात कर लो यार, वाटर ले लो, वाटर के अंदर बात करते हैं। अगर मैं पानी के अंदर बात करूं कि पानी के अंदर भी ऐसे 90 रेज आएंगे बच्चों, पानी के अंदर भी ऐसे 90 रेज आएंगे, बताइए कितनी अंदर रह जाएंगी और कितनी बाहर आएंगी, बताओ जरा। पानी का क्रिटिकल एंगल है 48.75, विकास बताओ क्या होगा, कितनी रेज बाहर आएंगी, 48 भाई, 48 बाहर आएंगे। क्यों भाई, क्योंकि 48.75 क्रिटिकल एंगल है, तो जब तक 48 डिग्री नहीं बनेगा तब तक तो रेज बाहर जाएंगी, 48 के बाद रेज बोलो आएंगे, अंदर आएंगे। तो कितनी रेज बाहर जाएंगी बच्चों, बोलो जरा फटाफट से, 48 रेज बाहर जाएंगी, और अंदर बोलो कितनी आएंगी, 42 रेज अंदर आएंगी, 42 रेज अंदर आएंगे। अब आप लोग मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो, एक छोटी सी बात का जवाब दो, जिस मीडियम में रेज ज्यादा अंदर ट्रैप रहती हैं वो ज्यादा चमक मारेगा, या जिसमें रेज कम रहती है अंदर, जिसमें ज्यादा रहती है। डायमंड के अंदर जितनी भी रेज अगर जाती है ना, तो डायमंड के अंदर 66 रेज मान लो 90 में से अंदर रहती है, अंदर ही ट्रैप रहती है, और वाटर के अंदर सिर्फ 42 रहती है मान लो। तो मुझे बताइए जिसके अंदर ज्यादा रेज ट्रैप हो रही है, इसका मतलब वो चमक भी कैसी मारेगा बोलो, ज्यादा मारेगा। सिर्फ ये रीजन नहीं, मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप बस मुझे बताइए, डायमंड के अंदर ज्यादा रेज अंदर रहती है, लाइट रेज, इसलिए वो ज्यादा चमक मारता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जिसकी चीज के अंदर लाइट ज्यादा होगी तो वो दूर से चमक भी मारेगा। क्लियर हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, हाँ बोलो, ये वाटर की कैसे 90 डिग्री तक हो गया ना, नहीं तो 90 हो गया ना सरीश, ठीक है। अरे नहीं, हो जाता है, ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। गुड। तो सुनो भाई क्लास, डायमंड और वाटर, अरे कोई दिक्कत नहीं है, सुनो मेरी बात, डायमंड और वाटर आपको समझ में आया, क्लियर हुआ। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ। आपको पता है डायमंड की चमक में ना सिर्फ और सिर्फ डायमंड की क्रिटिकल एंगल का रोल नहीं है, जो डायमंड को आकार देता है ना उसका बहुत बड़ा हाथ है भाई। डायमंड का आकार कैसा होता है, कौन बताएगा क्लास में।
तनीष बता रही है, बताओ तनीष कैसा होता है? प्रिज्म की तरह होता है, कुछ प्रिज्म जैसा या कुछ और? अरे फिल्मों में देखा होगा यार, फिल्मों में भी डायमंड वैसे था। कोई नूर का हीरा कैसा था? बैंग बैंग। अच्छा चलो बताओ भाई, हीरे की शेप कैसी होती है? हाँ जैस्मिन कुछ बता रही है, जैस्मिन बताओ कैसे? सही बता रहे हो तुम, किस तरह की होती है? सही बता रहे हो तुम, पेंटागन टाइप की होती है। ठीक कह रही हो, कुछ कुछ ठीक कह रही है। शेप बताओ, शेप दिखाओ कैसे, अंदाजन शेप बताओ कैसी होती है? ऐसे होती है, ऐसे होती है। डायमंड ऐसे ही होता है, नीचे से नुकीला, एंड देन मैं आपको बताता हूं उसकी शेप कैसी चलती है। उसकी शेप ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके ऊपर की तरफ ऐसे खिला हुआ होता है, फिर ऊपर से ऐसे बंद कर देते हैं। यही होता है डायमंड का शेप। अरे दिखाता हूं मैं बना के, मेरी ड्राइंग इतनी तो ठीक है। अरे इतनी मेरी ड्राइंग ठीक है भाई। होता है यही डायमंड। अब खत्म है? क्या खत्म है? डायमंड ऐसा ही होता है भाई। अब सुनो, अगर डायमंड को ऐसा आकार दिया गया, बच्चों प्लीज, डायमंड को अगर ऐसा आकार दिया गया तो आप समझिए उसकी जितनी भी बाउंड्रीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ढंग से सुनिएगा, उसकी जितनी भी बाउंड्रीज है वो कुछ ऐसी हैं कि वो एक जगह से ऐसे जाती है, एक जगह से ऐसे जाती है, तो फिर कर्व करके ऐसे बनता है। बोला है कि नहीं? तो भाई एक बाउंड्री ऐसे है, फिर वो ऐसे है, फिर वो ऐसे है, फिर वो ऐसे है, चारों तरफ से डायमंड को देखोगे तो इसी तरह का दिखेगा। मतलब कि अगर मैं उसको देखूंगा ना ध्यान से तो पता लगेगा उसकी बाउंड्रीज ना कुछ ऐसे हैं। बोले है कि नहीं? कुछ ऐसे ही है। अब ये कह रहे ये कैसे? देखो मैं आपको ना साइड व्यू दिखा रहा हूँ। साइड व्यू कैसे? पहले आप सब बच्चे इमेजिनेशन अच्छा रखो अपना। डायमंड ऐसा होता है पहले देखो, सही है? किसी के पास हो तो नेक्स्ट क्लास में लेके आना, ठीक है? मेरे पास नहीं है तो। अबे डायमंड कोई बहुत महंगी चीज नहीं है, होगा इतना महंगा नहीं होता, ठीक है? ऑल तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन बहुत महंगा नहीं होता है। नहीं ज्यादा मुश्किल, ज्यादा महंगा नहीं होता। सुनो सुनो, अबे घर भी नहीं बेचना पड़ेगा, एक डायमंड रिंग 20-25-30 हजार की आ जाती है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ हाँ, अबे इतना छोटा सा लगता है उसमें डायमंड। सुनो फिर वही, मेरी बात सुन, लेकिन घर पे आ गया तो डायमंड रिंग के पैसे मत मांग लेना। तो बात ऐसी है भैया, ये है डायमंड। अब डायमंड जो है ना, अगर आप साइड से देखेंगे तो आपको साइड से ऐसा दिखेगा नवनीत, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे कुछ कटिंग दिखेंगी उसकी आपको। अब इस कटिंग का फायदा बताता हूं, देखिए, देखो जो तुम ये शोर कर रहे हो ना, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला। ऐसे होगी बाउंड्री, ऐसे होगी बाउंड्री, अगली बाउंड्री कुछ ऐसे आएगी। मतलब ये जो एंगल होता है ना, कहते हैं ये एंगल बड़ा, बहुत बड़ा होता है, ये एंगल बहुत बड़ा होता है। अब इस बहुत बड़े एंगल का मैं आपको फायदा दिखाता हूं, फायदा दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। पहली बार जब कोई भी लाइट अंदर आई, जब पहली बार कोई भी लाइट अंदर आई, सुन लो मेरी बात, ये मैंने क्या बनाया पहले तो मुझे बताओ, सब बच्चे मुझे बताओ पहले क्या बनाया मैंने? डायमंड की बाउंड्रीज बनाई है। अब डायमंड की बाउंड्री हर जगह से ऐसी है सरीश, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब डायमंड की बाउंड्री में लाइट कहीं से भी एंटर हो, वो लाइट एंटर हुई। अच्छा बताओ, रेयर से जब डेंसर जाएगी तो कुछ भी बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, जैसे मर्जी हुआ, पाथ जैसा मर्जी डेबिट हो, मैं कह रहा हूं जैसे मर्जी गई हो, ये अंदर चली गई। मेन आपको पता है टीआईआर कब होता है? इधर मेन आपको पता है टीआईआर कब होता है? जब रेस कहां आती है? डेंसर से। ध्यान रखिएगा, रेयर से डेंसर आते वक्त कभी भी टीआईआर, लाइट हमेशा डेंसर मीडियम में एंट्री ले लेगी। रेयर से आ रही है डेंसर में, बाहर हवा से आ रही है, अंदर अंदर आ जाएगी। हम मुड़ के आएगी, वो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बनाया नहीं है, लेकिन मानो लाइट अंदर आ गई। अब अंदर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कितने बच्चे इसको समझ पाएंगे वन टाइम में। ये लाइट आई अंदर, डायमंड के अंदर जा चुकी है, अब डायमंड की बाउंड्री से टकरा के बाहर जाना चाह रही है। कार्तिक इधर, जब बोलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तभी एकदम से मुंडी बिल्कुल इधर कर लेते हैं। जब इंपॉर्टेंट चीज अब नहीं देखना मुझे, क्या करते हो तुम लोग? ये रे अंदर आई है डेंसर मीडियम में, अब डेंसर से उसको बोलो कहां जाना है, बोलो रेयर में जाना है, यानी बाहर जाना है। अब आपको पता है जब भी रे डेंसर से रेयर जाएगी, दो कहानी चलेंगी भाई विकास। क्या दो कहानी चलेंगी? अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बोलो क्या होगा, कम होगा, तो भैया क्या हो जाएगा, बाहर चली जाएगी। अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, टी आया। क्या हो जाएगा बोलो? इस डायमंड कटर ने जिसने काटा है ना, डायमंड को जानबूझ के ऐसा काटा है कि जब यहां पर मैं नॉर्मल बना के देखता हूं, देखना जरा, ये मैंने बनाया नॉर्मल, ऐसा बनेगा? ओ भाई, इस सरफेस का नॉर्मल सबको पता है ऐसा बनेगा? मुझे बताओ जरा, ये मेरा क्या होगा?
क्योंकि रे ये वाली आ रही है, रे ये वाली आ रही है, ये नॉर्मल है, तो ये मेरा बोलो क्या होगा, इंसिडेंट एंगल। ये मेरा क्या होगा बोलो, इंसिडेंट एंगल। और ये जो इंसिडेंट एंगल है, भाई आप लोग क्या कर रहे हो, डिस्टर्बेंस होती है इन चीजों से, आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं और ये चीज फिर तुम्हें समझ में आएगी नहीं। यहां पर ये डायमंड की बाउंड्रीज है इस तरीके से, मैंने बोला लाइट बाहर से अंदर आ गई, अब अंदर से बाहर जाने की कोशिश कर रही है, वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब लाइट डेंसर से रेयर जाने की कोशिश करती है उसी समय या तो लाइट बाहर आ जाएगी या बोलो क्या कर जाएगी, TIR दी जाएगी। तो ये लाइट यहां पर आई और मैंने बोला ये मेरी इंसिडेंट रे है अंदर की और ये मेरा नॉर्मल है। अब ये जो एंगल है दिस इज माई इंसिडेंट एंगल, और मैं बताता हूँ ये इंसिडेंट एंगल इसमें क्रिटिकल एंगल से बड़ा है या छोटा है। आप मुझे बताओ ये एंगल आपको लगभग लगभग अंदाजे से कितना लग रहा होगा, अगर बाउंड्री ऐसे है तो 120 तो लग रहा होगा यार, 90 तो ऐसा होता है, इसकी कटिंग ऐसे होती है कि वो 120 तो बना रहा होता है, कम से कम 120 बना रहा होता है। अब आप अंदाजा 120 ही मान के चलो, मतलब बड़ा एंगल होता है, मतलब क्या होता है, बड़ा एंगल। अगर ये 120 है तो लॉजिकली ये एंगल कितने कितने के हो गए, 30-30 के, अरे क्योंकि 180 बनना है सारा, तो ये 30-30 हो गए। और सोचो कि अगर ये 30 है, इंपॉर्टेंट है, ये 30 है, ये 30 है, तो ये तो नॉर्मल तो 90 था ना, ओ भाई नॉर्मल तो 90 था ना, तो वो 30 तो ये कितना 60। और मुझे बताओ जरा मेरे डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 24, कितना था बोलो। तो मेरा इंसिडेंट एंगल बन रहा है 60 और क्रिटिकल एंगल होता है 24, डेफिनेटली बोलो TIR होगा कि नहीं होगा। दोबारा सुनो, आपको लगेगा सर ये क्या पता उतना बड़ा ना हो, ये वाला एंगल, भाई मैं कह रहा हूं कि आप लोग जो है उसको 120 मान लो मैंने कटिंग 120 पे करी है, इधर भाई कर देख, ये कटिंग मैंने 120 पे करी है, तो इन दोनों का सम कितना बनना चाहिए, 60 बनना चाहिए ना। मैंने कहा आधा था 30 इसका 30 इसका, तो वो 30 तो ये 60 होगा ना, और ये 60 होगा तो डेफिनेटली बोलो क्या होना, TIR। कुछ बच्चे कहते जरूर थोड़ा तो 30 होगा, क्या पता ये 1 डिग्री हो, ये 1 डिग्री हो और ये 59 डिग्री हो, कर लो तुम ऐसे भी। अगर ये 59 डिग्री भी हुआ तो ये वाला कितना होगा बोलो, 31 डिग्री, अरे होगा 31 भी बोलो 24 से ज्यादा है कि नहीं, मतलब जैसे मर्जी कर लेना। अगर वो कटिंग 120 डिग्री पे हो रखी है, कितने पे हो रही है बोलो 120, तो ये वाला इंसिडेंट एंगल हमेशा 24 डिग्री से बोलो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और मेरा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बोलो क्या हुआ, सुनो क्रिटिकल एंगल से बोलो क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो बोलो क्या होगा, TIR होगा। क्या होगा बोलो, TIR का मतलब क्या है जरा बताओ जरा, कि रेज अंदर ही रह जाएंगी, रेज कहां रह जाएंगी बोलो, अंदर ही TIR देंगी, मतलब रेज अंदर ही। अच्छा जितना इंसिडेंट बनाया उतना ही बनाते हुए जाएगी, तो रे ऐसे बोलो क्या हो जाएगी, यूं गई, फोकस करिए, यूं गई और अंदर ही जितना इंसिडेंट एंगल बनाया उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बना के चली जाएगी। अब सुनो जरा, और सुनो, ये वाली तो रे ऐसे थी, ये वाला सरफेस तो ऐसे था, थोड़ी देर बाद यही सरफेस कैसा हो गया होगा बोलो, ऐसा। ओ भाई थोड़ी देर बाद यही सरफेस कैसा हो गया होगा, ऐसा। अब मुझे बताओ जरा, ये वाली रे यहां पर पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी, यहां पहुंच के बताना क्या होगा, यहां का नॉर्मल ऐसा बनेगा, फोकस करो, यहां का नॉर्मल ऐसा बनेगा। फिर बताओ जरा, मेरी ये है इंसिडेंट रे, ये रहा मेरा इंसिडेंट एंगल, फिर बताओ जरा ये वाला एंगल फिर से कितना है बोलो, 120, कितना है बोलो। अब ये बहुत बड़ा है तो ये दोनों बहुत छोटे होंगे, अरे मान लो 30 है, ये 30 है तो वो फिर बोलो कितना होगा, 60। फिर दोबारा से मेरा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो बोलो क्या होगा, फिर TIR होगा। तो लाइट क्या होगा, एक बार अंदर एंट्री ले लेगी ना तो उसके बाहर नहीं आ पाएगी, वो अंदर ही अंदर 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 उसकी कटिंग की वजह से घूमती रहेगी, और घूमती रहेगी तो क्या होगा, ट्रैप होगी अंदर, ट्रैप होगी तो क्या करेगा, चमक मारेगा। तो डायमंड के चमकने के दो कारण हैं, एक कारण तो ये है कि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से क्रिटिकल एंगल बहुत कम है, और क्रिटिकल एंगल कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा रेज उसके अंदर ही ट्रैप रहती है। कि कम क्रिटिकल एंगल का मतलब कि बहुत कम रेज बाहर आ पाएंगी, बाकी सारी बोलो क्या हो जाएंगी, अंदर ट्रैप हो जाएंगे। नहीं है बस में। दूसरा जिसने इसको कटिंग करी है ना उसका बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, उसने कटिंग ही जानबूझ के ऐसी करी है कि हमेशा जब इंसिडेंट एंगल अंदर बनेगा, जब डेंसर से रेयर बाहर आने के लिए बनेगा, तो इंसिडेंट एंगल हर बार क्रिटिकल एंगल से बड़ा वैल्यू ले लेगा, और जिस वजह से आपका हमेशा बोलो क्या होगा, अंदर TIR होगा। नहीं है बस में, तो डायमंड चमकेगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा लेकिन। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, पेपर में कोई नहीं पूछने वाला ये सारा मैटर, ये तो बस ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का टॉपिक है, तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि वो ब्रिलियंस क्यों दिखाता है। आपको कोई बोलेगा तो यूं क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिलियंस ऑफ डायमंड किस फिनोमिना की वजह से होता है, तो आप बोलेंगे TIR की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे क्वेश्चन आएगा बस। एंड ये क्यों होता है अगर आप पूछना चाहें तो आप बोल देंगे ड्यू टू द हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, उसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है, इससे ज्यादा से ज्यादा लाइट उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, जिस कारण से वो ब्रिलियंस कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया, ये कटिंग वाला मुद्दा भी सबको समझ में आ गया, पक्का। आ जाओ सेकंड, क्या चीज, इसका सुना है, इसके बारे में सुना है, मिराज इफेक्ट। मिराज जरूरी नहीं है कि रेगिस्तान में ही हो, सिर्फ मिराज जरूरी नहीं है रेगिस्तान में हो, हालांकि बोलते हैं बस।
कब कब होता है सुनो भाई, ए क्लास प्लीज, इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, ध्यान सुनोगे तो। कभी कभी दोपहर में आप रोड पे जा रहे हैं, हाईवे पे, आपको बहुत दूर ऐसे लगता है पानी गिरा पड़ा है, शीशा चमक रहा है या पानी गिरा पड़ा है, पास जाते पानी नहीं होता है। सेम हिरन के साथ होता है रेगिस्तान के अंदर। मान लो हिरन नहीं तो कोई और जानवर के साथ हो रहा है, ये हिरन कहाँ से आए रेगिस्तान में, होते हैं वैसे। तो रेगिस्तान में कोई जानवर को दूर दिखता है पानी है, लेकिन जब वो पास पहुंचता तो पानी नहीं होता, पानी नहीं होता पास पहुंचने पे। ये है सब किसकी वजह से बोलो, मिराज की वजह से। किसकी वजह से बोलो? तो आपको दूर कहीं पर पानी नजर आ रहा है बट वो पानी वहां पर नहीं है, इट इज ओनली ड्यू टू द मिराज इफेक्ट। अभी मिराज इफेक्ट क्या होता है एक बार समझने की कोशिश करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग इफेक्ट है बच्चों। हुआ क्या, ये मान लो रेगिस्तान है, रेगिस्तान है, यहां पर एक पेड़ बना देता हूं, ये पेड़ बना दिया, इतना हरा भरा पेड़ है, हालांकि रेगिस्तान में मिलना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन मान लो मिल रहा है। अरे कोई नहीं, मिल गया भाई। अब रेगिस्तान में मान लो ये पेड़ है, ठीक है, और यहां पर कहीं पर कोई इंसान है या कोई जानवर है जो कि इस पेड़ को देख रहा है या पेड़ के आसपास कोई पोर्शन देख रहा है, उसको वो पानी नजर आ जाता है। अब वो पानी क्यों नजर आया उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको पता है कि रेगिस्तान के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होगी, और गर्मी बहुत ज्यादा होगी तो जमीन वाला पोर्शन है वो थोड़ा हॉटर होगा, और थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन बोलो क्या होगा, कोल्डर होगा। मान सकते हैं कि अच्छा एक बात हो ना, जमीन ज्यादा गर्म होगी या उससे ऊपर वाली चीज ज्यादा गर्म होगी, जमीन, तो नीचे थोड़ा सा हॉटर पोर्शन होगा और कंपैरेटिवली ऊपर हवा में थोड़ा सा उतना हॉटर। तुम अगर मुझे एक बात आओ, अब जरा देखते हैं कितना बढ़िया, कितने बच्चों को इसका नॉलेज है। अगर नीचे वाला पोर्शन ज्यादा हॉट है, गर्म है, और ऊपर वाला उतना हॉट नहीं है, तो मुझे बताइए कौन सा पोर्शन रेयर होगा, कौन सा पोर्शन डेंसर होगा? गर्म वाली जगह ज्यादा डेंस होगी या कम डेंस होगी? जो ज्यादा गर्म जगह होती है ना तो पार्टिकल खुल जाते हैं, स्पेस बना लेते हैं, और स्पेस बना लेते हैं तो थोड़ी लेस डेंसर होती है, मतलब रेयर होती है। क्या होती है बोलो? और जितना मैं ऊपर जा रहा हूं उतना गर्म नहीं है पोर्शन, उतना गर्म नहीं है तो बोलो क्या है, पार्टिकल्स क्लोज है, पार्टिकल्स क्लोज है तो बोलो क्या है, ज्यादा डेंसर है। तो ऊपर वाला पोर्शन हमेशा ध्यान रखना ज्यादा डेंसर है नीचे वाले मीडियम से। और इसको भी आप ऐसे समझिए, ऐसे में समझिए कि कोई एक लेयर है, यूं समझ लो कि ये वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा डेंस, इससे नीचे वाला इससे कम डेंस, उससे नीचे वाला उससे कम डेंस, उससे नीचे वाला उससे कम डेंस, ऐसे चल रहा है कि जितना ऊपर से नीचे आता हूं मीडियम मोर एंड मोर रेयर होता जा रहा है। नहीं है ये बात समझ में? क्योंकि सर नीचे गर्मी ज्यादा है, पार्टिकल खुले हुए, पार्टिकल खुले हुए तो सर वो वहां पर डेंसिटी कम है, मैं कह सकता हूँ रेयर है। ऊपर पार्टिकल थोड़े क्लोज क्लोज होंगे तो डेंसर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब समझिए, कोई भी चीज अगर हमें देखनी होती है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट आने वाला है, कोई भी चीज अगर आप देख रहे हैं तो वहां से आपके पास रेज आ रही है। मैं आपको देख पा रहा हूं क्योंकि आपके पास से कोई रेज टकरा के मेरे पास आती है। मैं किसी भी चीज को इस रूम में, आप भी किसी भी चीज को इस रूम में देख पा रहे हैं बिकॉज उससे टकरा के रेज आप तक जा रही है, और वो आपको अपनी लोकेशन पे इसलिए बड़ा सही से दिखता है बिकॉज यहाँ पर किसी भी तरह का कोई खास रिफ्लेक्शन होता नहीं है। लेकिन समझे, यहां पर मान लीजिए कि कोई भी पेड़ या पौधे पत्ता कुछ भी मेरे को देखना है, समझो यहां कोई चीज है और उसकी रेज ना ऐसे आई, अरे इस पे कोई फल लगा हुआ है या कोई बंदर बैठा हुआ है, ठीक है, अब समझना क्या होगा, उसकी कोई रेज, कोई रे ऐसे आई, मान लो इस तरफ से कोई रेज आ रही होगी। अब देखना क्या धोखा होने वाला है, इससे तो बहुत सारी रेज आ रही होंगी, क्योंकि कोई भी लाइट अगर सन से उस पर गिर रही है तो रेज तो हर डायरेक्शन में जा रही है, हर डायरेक्शन में जा रही है। मैं कोई भी एक रे पकड़ लेता हूं, ध्यान समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग कांसेप्ट है। मैं कोई भी एक रे पकड़ लेता हूं, मान लो ये वाली रे है, ये रे थोड़ी सी ऐसे आई। अब मुझे बताओ जब कोई रे ऐसे आएगी तो वो मोर डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है। बच्चों इंपॉर्टेंट है, हर्ष क्या कर रहा तू? रेज ऊपर से इधर आ रही है, मतलब यहां पर कोई चीज है, पेड़ पौधा पत्ता कुछ भी है, वो पत्ते की बेसिकली रेज कुछ ऐसे आई, और वो ऐसे आई तो वो कहां आ रही है, डेंसर से रेयर। डेंसर से रेयर आते हैं बोलो क्या होता है, गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मैंने भाई यहां पर क्या करा, मैंने यहां पर बनाया कि भैया डेंसर से अगर रेयर जाएगी तो मेरा नॉर्मल तो ऐसा है, फोकस करना, मेरा नॉर्मल तो ऐसे है, तो क्या होगा जरा बताओ जरा, अगर रे बोलो क्या करेगी, रिफ्रैक्शन करेगी। मेरी पूरी बात को सुनना, रे ऊपर से आ रही है, कहां से कहां आ रही है, डेंसर से रेयर। कैसे डेंसर से रेयर? सर ऊपर वाला ज्यादा डेंसर, नीचे वाला बोलो क्या कम डेंसर, तो डेंसर से रेयर आ रही है। सर जब जब डेंसर से रेयर आती है दो बातें लगती हैं, अगर मेरा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा हुआ तो बोलो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। और मेरा अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो बोलो क्या होगा, टी आर। क्या होगा बोलो? मान के चलते हैं कि शुरू में जो मेरा इंसिडेंट एंगल बन रहा है ना वो बहुत बड़ा नहीं बन रहा, बहुत बड़ा, मैं और थोड़ा छोटा बनाना चाहूं तो बना सकता हूं। किस तरीके से, एक बार आप देखते चलिए, एक बार और छोटा बना लेते हैं। लो कोई रे बिल्कुल ऐसे आई है, अगर कोई रे बिल्कुल ऐसे आई है बच्चों, फोकस करो, तो नॉर्मल के साथ उसका जो एंगल बन रहा है, ये वाला इंसिडेंट एंगल बहुत छोटा है कि नहीं बताओ जरा।
अरे बहुत छोटा है यार, अभी इंसिडेंट एंगल मेरा क्रिटिकल एंगल से छोटा है, और अगर मेरा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो बोलो क्या होगा, अभी रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा बोलो, मतलब कि रे जाएगी डेंसर से रेयर, और कहां जाएगी, गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, गोज। तो सब बच्चे बोलो, रे जानी तो चाहिए ऐसे, जानी तो चाहिए ऐसे, बट यू नो दैट कि वो कैसे जाएगी, बोलो ये नॉर्मल है, इससे अवे जाएगी, मतलब ऐसे जाएगी। बिल्कुल सही बनाया कि नहीं बनाया, जानी तो चाहिए ऐसे बट नॉर्मल से अवे होगी, बोलो है कि नहीं। अच्छा जब वो अवे हुई तो अब अगली बार फिर दोबारा से वो अपने से ज्यादा डेंसर मीडियम से फिर दोबारा रेयर मीडियम में एंट्री लेगी, बोलो है कि नहीं। जब वो दोबारा से एंट्री लेगी तो लेकिन इस बार एक बात मुझे समझ में आई कि मेरा इस बार इंसिडेंट एंगल ना थोड़ा बढ़ गया है, बोलो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अरे यार कोई रे ना पहले आ रही थी ऐसे, सेकंड टाइम वो रे थोड़ी सी ऐसे होके आई है, तो मुझे बताओ जरा ये वाला एंगल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, समझ नहीं आ रहा सर। पहले वो रे ऐसे थी, अब वो रे ऐसे हो गई, तो जितना इस तरफ को झुक रही है तो बेसिकली इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा है। लेकिन मान के चलो कि अभी भी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बोलो क्या है, छोटा है, अभी भी क्रिटिकल एंगल अचीव नहीं हुआ है, तो बोलो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा बोलो, तो ये रे अभी भी बोलो क्या आएगी, अपने पाथ से बोलो क्या हो जाएगी, अपने पाथ से बोलो क्या हो जाएगी, नॉर्मल से अवे। नॉर्मल से अवे मतलब कुछ ऐसे हो जाएगी, बोलो सहमत हो कि नहीं, समझ ही नहीं आ रहा सर क्या चल रहा है। अरे आनी तो ऐसे चाहिए बट वो अवे हो जाएगी नॉर्मल से, क्योंकि आपको पता है रिफ्रैक्शन में ऐसा ही होता है, व्हेन द रे गोज फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर मीडियम इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट गोज, तो नॉर्मल से अवे होगी। करती नहीं यार समझ में। फिर दोबारा क्या हुआ, अब की आपने देखा, अब की आपने देखा कि मेरे जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है, इंसिडेंट एंगल जो बन रहा है वो आप क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो चुका है। करे कैसे बड़ा हो गया, अरे यार रिफ्लेक्शन होता रहा बार बार, वो पहले ऐसे आई थी, अगली बार रे ऐसे हो गई, अगली बार रे ऐसे हो गई, तो मेरी रे ने इस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट एंगल बनाया वो थोड़ा बड़ा बना लिया। कितना बड़ा बना लिया, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। अब बताओ अब क्या रिफ्लेक्शन होगा, अब क्या होगा, टी आई आर, अब क्या होगा, तो अब टी आई आर होगा, तो बोलो जितने रे से आई है उतने से बनाती हुई जाएगी, तो रे कुछ ऐसे जाएगी नहीं जाएगी, जितना आई है बनाती उतनी जाएगी। समझ ही नहीं आ रहा, नहीं आया समझ में, सोचो ना, डेंसर से रेयर आ रही है, दो ही बातें हैं बच्चों, डेंसर से रेयर आते वक्त इस लाइन को अच्छे सुनना है, समझ में आ जाएगा। ऊपर डेंसर है नीचे रेयर है, ये बात क्लियर होगी थी, क्योंकि नीचे हॉटर एरिया तो पार्टिकल्स खुले हुए हैं, तो रेयर मीडियम, ऊपर डेंसर है। जब जब रे डेंसर से रेयर एंट्री करेगी तो या तो रिफ्रैक्शन होगा या बोलो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, टी आई आर होगा। तो मैंने कहा शुरू में ना मेरा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं रह पाता, लेकिन मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस के बाद इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होने लग जाता है। धीरे धीरे इंसिडेंट एंगल बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि आप खुद दिमाग लगाने की कोशिश करो, कोई रे पहले ऐसे गिरी है, नॉर्मल है ना, कोई रे पहले ऐसे गिरी थी, अगली बार थोड़ा सा और ऐसे होगी तो एंगल बढ़ चुका है, अगली बार थोड़ा सा और ऐसे हो जाएगी तो एंगल और बढ़ जाएगा, बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो मेरा बस ये कहना है कि जितनी बार उसका रिफ्लेक्शन होगा हर बार उसका इंसिडेंट एंगल बोलो धीरे 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 बोलो क्या होगा, धीरे धीरे बोलो इंसिडेंट एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा बोलो, और जब उसका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो वो क्या कर जाएगी बोलो, टी आई आर, क्या कर जाएगी बोलो। हाँ उसके बाद यहां पहुंचेगी, मान लो यहां पर कोई चीज खड़ी हुई है, तो जब वो इन रेज को ट्रेस करेगा, जो रेज उसके पास आई है, तो मुझे बताना जरा उस चीज की रेज, उस वाली जो ऑब्जेक्ट है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट की रेज मेरी आंखों में कैसे एंट्री ले रही है, इस रास्ते से। तो आंखों को थोड़ा ना पता है, आंखें तो बोलो क्या करती हैं, आंखें जो ट्रेस करती है रेज कहां से आई, तो आंखों को रेज पहुंची ऐसे, आंखों ने ट्रेस करना स्टार्ट करा, आंखों ने क्या करना शुरू करा बोलो, ट्रेस। आंखें कहती है इसको ट्रेस करो कहां से आ रही है, वो ट्रेस करती है, उसको यहां दिखता है, देखना जरा क्या कमाल की चीज होने वाली है, उसको दिखता है कि ये चीज तो यहां पर है, ये चीज तो समझना। और ऐसा मुझे तुम एक बात बताओ, सुनो तो सही, सुनो, ऐसा क्या सिर्फ इसके लिए हो रहा होगा, ऐसा सारे के सारे पार्टिकल्स के लिए हो रहा होगा, समझना मेरी बात को, समझना, देखना रहा क्या धोखा है, आंखों का बहुत बड़ा धोखा है ये जो रिफ्लेक्शन है। उधर की चीज मुझे कहां नजर आ रही है बोलो, मेरे दिमाग रीड कर रहा है कि वो चीज तो यहां पर कहीं है। और अगर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसे नजर आए तो बचपन से दिमाग को एक प्रैक्टिस है कि ऐसी चीजें नजर सिर्फ कहां आती हैं, या तो पानी में, या बोलो कहां पर, शीशे पे। तो दिख कुछ रहा है, दिमाग रीड कुछ करता है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। दिमाग को जब ऐसी पिक्चर दिखती है ना कि दिमाग को ऐसा लगता है कि जैसे कि ये वाली चीजें यहां छप रही हैं, तो उसको क्या नजर आने लगता है, उसको लगता है कि यहां पर शीशा है, या फिर बोलो क्या है, पानी गिरा पड़ा है। क्या गिरा पड़ा बोलो, क्योंकि बचपन से एक प्रैक्टिस चल रही है कि ऐसी जो चीजें होती हैं कि ऊपर से बिल्कुल नीचे ऐसे, पानी में दिखता है कि नहीं दिखता, शीशे में दिखता है कि नहीं दिखता, तो दिमाग को एक धोखा होता है कि यहाँ पर कोई चमकने वाली चीज है जिसकी वजह से उसका इमेज ऐसा बनता है। ये होता है मिराज का धोखा। नहीं आए ना बात समझ में, और ये बहुत मुश्किल नहीं है बच्चों। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, वैसे तो क्वेश्चन से पेपर में ये पूछा जाएगा कि मिराज किस फिनोमिना पे बेस्ड है, तो आप लोग बोलेंगे मिराज किस फिनोमिना पे बेस्ड है, टीआर पे बेस्ड है। लेकिन मिराज होता क्यों है एक्चुअली यार, आपके लेवल पे आपको पता होना चाहिए। छोटे बच्चे मिराज के बारे में बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मिराज ऐसे कैसे काम करता है। क्लियर है, छोटे बच्चों को, 8वीं क्लास के बच्चों को पता होता है, 9वीं क्लास के बच्चों को मिराज किसे बोलते हैं।
लेकिन आपको मिराज का एक्चुअल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मिराज क्यों बनता है, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट ऊपर हैं उन सबका जो इमेज बनता है वो ऐसे लगता है नीचे बन रहा है, और जब ऊपर वाली चीज का इमेज नीचे बन रहा है तो ऐसा लगेगा ये सर्फेस पे या तो पानी है या बोलो क्या है, शीशा है। धोखा होता है, ऐसा नहीं है ना समझ में। और ऐसा क्यों हुआ कि वो रे ऐसे आ गई, क्योंकि सर पहले मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हुए, रे मुड़ती चलेगी, और रे जब मुड़ती चलेगी थोड़ी देर बाद उसने टीआईआर भी कर दिया, टीआईआर कर दिया, रे ऐसे आ गई, हमारे को ऐसे दिखेगी भाई चीज। वो जो 2 मिनट अर्ली सनराइज और 2 मिनट बाद का डिलेड सनसेट, वो भी तो क्या था, वो भी तो ऐसे था ना कि आप यहां पर खड़े हैं, सूरज तो अभी आपसे बहुत दूर है, लेकिन उसकी रेज जो होती है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कर करके आप तक पहुंचती हैं, आपको नजर आता है यहां पर है सूरज, होता है यहां पर है। अरे होता है कि नहीं होता ऐसा? अरे ये नहीं पढ़ा बचपन में कभी? यहां पर आप खड़े हैं, आपको नहीं नजर आएगी ये चीज, आपको ये चीज नजर नहीं आएगी। सुनो, आप यहां खड़े हैं, आपको ये चीज नजर नहीं आएगी, लेकिन इस सूरज की जो रोशनी होती है वो चारों दिशाओं में होती है, तो वो रोशनी ना मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करती है, जब वो मीडियम्स में बार बार जाती है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन कर करके मुड़ती चली जाती है, मुड़ते मुड़ते आप तक पहुंचती है, आपको पहुंचती है, आपके आगे क्या करती है, आपके आगे ऐसे थोड़ा ट्रेस करेंगे, ऐसे तो फिर मैं सेंटर के अंदर खड़े बंदे को देख लूंगा, मेरी आंखें ऐसे ट्रेस कर सकती, तो मेरी आंखें आपकी आंखें चीजें सिर्फ ट्रेस कर सकती है सीधी वाली, उन पे रेस सीधी आती है, सीधा ट्रेस करती है, समझ रहे हैं बात को? वो ऐसे घूम के नहीं जा सकती कि लो भाई वहां की चीज मुझे दिख गई, शुक्र है ऐसा नहीं है ना? तो मेरी बात को समझो ए क्लास, तो ये वाली रेज ना ऐसे ऐसे आती हैं और ये इसको ट्रेस करता है तो उसको सूरज सामने दिखता है, बट होता कहां पर है, यहां पर। रिफ्लेक्शन तो बहुत बड़ा धोखा है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है? ट्विंकलिंग विद स्टार भी ऐसी होता है। क्या होता है ट्विंकलिंग विद स्टार में, बताओगे? एक्चुअली स्टार चमकता चमकता कुछ नहीं है, स्टार आपको सीम्स टू बी ट्विंकल होता है, मतलब दिखता है आपको चमकता हुआ, वो बार बार पार्टिकल चेंज होते हैं। होता क्या है, एक बार स्टार से आपके पास कोई रेज आई आपने, और वो मैं बता दूं, जहां पर आपको स्टार दिखता है वहां पर स्टार होता भी नहीं है, वो भी कहीं और ही होता है, लेकिन वो चमक क्यों रहे? एक बार रेज आपके पास आ गई, बीच में मीडियम तो हिलेगा ना, एज ना कांस्टेंट है, हवा चल रही है भैया, उसके से मीडियम मिलता है, मीडियम मिलता है तो बीच की डेंसिटी चेंज होती है, तो रेज अगली बार किसी और जगह से आती है, अगली बार कहीं और दिखता है, तो लगता है यहाँ चमक रहे हैं, यहाँ चमक रहे हैं, यहाँ चमक रहे हैं, तो आपको वो पोजिशन बार बार ऐसा लगता है पोजीशन बदल रही है, लेकिन वो आपको चमक इसलिए दिखती है, स्टार बार बार पोजीशन बदल रहा होता है आपकी आंखों के अकॉर्डिंग, माइंड के अकॉर्डिंग, रीड ऐसा होता है। छोड़ो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मुझे मिराज तक काम था, मिराज तक का आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये नहीं आया ना मिराज, मिराज सिराज सब समझ में आ गया? आगे बात करें, चलिए। सो मैं इसको नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल फाइबर। कौन जानता है इनके बारे में? सीएस वाले, कंप्यूटर साइंस वाले, ऑप्टिकल फाइबर सुना होगा, वही है, वही है। चलिए बच्चों, क्या हो गया भाई? पहले तुम मुझे बताओ, दो बातें समझ में आ गई, ब्रिलियंस भी और मिराज भी। अब ऑप्टिकल फाइबर पे मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर पे देखे, इसका क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से पूछा जा सकता है, इसको ढंग से समझना। होता क्या है, ऑप्टिकल फाइबर ना मतलब नई इन्वेंशन है, बहुत पुरानी नहीं है, कुछ आप मान सकते हैं 10-20 साल, 10-15 साल पुरानी है, इससे ज्यादा पुरानी नहीं है। वायर, अरे कॉपर वायर वगैरह ये इन्वेंशन बहुत पुरानी है, बट ऑप्टिकल फाइबर रिसेंट इन्वेंशन है। अब ये होती क्या है ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिक मतलब लाइट, और लाइट देखो क्या होता है, पहले ना डाटा ट्रांसमिशन जो था आप लोग जानते हैं बड़ा स्लो था, मतलब कि अगर डाटा इधर से उधर भेजना तो कुछ आप बोल सकते हैं ना, बोलते थे कि भाई इतने स्पीड से जा रहा है, लेकिन आज की जो स्पीड है भेजने की डाटा की बहुत ज्यादा है भाई, आपको वाईफाई कनेक्शन मिलता है, कितनी हाई स्पीड में मिलता है, मेरी बात समझे? तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि डाटा को अगर ट्रांसमिट करना है तो आप लोग ना मटेरियल का इस्तेमाल मत करें, मेरी बात समझना, अगर तुम कॉपर वायर का इस्तेमाल कर रहे हो, एक ट्रेडिशनल कॉपर वायर है, तो मुझे बताओगे जरा इसमें डाटा कौन कैरी करेगा? इधर ऋषभ, इसमें डाटा कौन कैरी करेगा? बहुत किसी ने बोला इलेक्ट्रॉन्स, कौन करेंगे बोलो? इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक तरह का पार्टिकल है, और पार्टिकल की स्पीड आप बना सकते हैं ठीक ठाक, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बन सकती, बट अगर सोचो मैं डाटा भेजू लाइट के थ्रू, किसके थ्रू बोला? तो लाइट तो भैया इलेक्ट्रॉन से बहुत तेज चलने वाली है, एग्री करते नहीं करते? मेरे को डाटा ही भेजना है, और डाटा भेजने के लिए मैंने किसी मटेरियल का इस्तेमाल करने की बजाय किसका इस्तेमाल किया बोलो? लाइट का। तो लाइट से तो तेज को चल नहीं सकता, तो मैंने ये कहा, समझो मेरी बात को, हमने डाटा ट्रांसमिशन के लिए नई इन्वेंशंस में ना पार्टिकल्स को नहीं भेजा कि भैया पार्टिकल्स नहीं भेजेंगे, अब हम क्या भेजेंगे? लाइट भेजेंगे, और लाइट बहुत फास्ट चलने वाली है, तो इनके लिए हमने क्या बनाया? लाइट के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम बनाया। हमने क्या करा, ध्यान सुनना,
ये क्या है? हाँ बिल्कुल सही है। बच्चों सुनिए, ये जो अंदर दिया हुआ है ये बेसिकली ग्लास है, जो इसके पीछे व्हाइट पोर्शन है बेसिकली ये कौन है बोलो? ग्लास, शीशा है, पूरा पूरा शीशा है, सुन लीजिए। और ये जो बाहर होती है ना बच्चों, इसको बोलते हैं क्लैडिंग। दिस इज क्लैडिंग। क्लैडिंग मतलब इसके ऊपर एक कोटिंग होती है, ठीक है ना? तो ये क्लैडिंग होती है, इसको क्लैडिंग बोलते हैं। अंदर होता है ग्लास, बाहर क्या होती है बोलो? क्लैडिंग। और मैं आपको बता देता हूं, जो ग्लास होता है ना वो क्लैडिंग से ज्यादा डेंसर होता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ग्लास क्लैडिंग से बोलो क्या होता है ज्यादा? तो ये वाली चीज जो क्लैडिंग है ना वो थोड़ी सी रेयर है, मतलब उसका जो मटेरियल है ना वो ग्लास से थोड़ा हल्का होता है, मतलब वो रेयर होता है। और अंदर वाली चीज बोलो क्या होती है? डेंसर। मतलब ग्लास में बोल देता हूं बच्चों डेंसर है, और जिसके ऊपर क्लैडिंग लगी हुई बोलो क्या है? रेयर है। और जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती है ना बच्चे, बहुत पतली होती है। कैसी होती है सुन लीजिए पहले। मेरे पास एक तार है, लेकिन उस तार में आप लोग कॉपर वायर मत समझिए, उसमें पूरे में शीशा समझिए। क्या समझिए बोलो? पूरे में शीशा है अंदर, मतलब ग्लास भरा हुआ है। क्या भरा बोलो? और उस ग्लास के ऊपर मैंने कोटिंग कर दी है क्लैडिंग की। ग्लास ज्यादा डेंसर है और क्लैडिंग बोलो क्या है? कम डेंसर। और ये बहुत पतली होती है। कैसे होती है बोलो? बहुत इतनी पतली होती है, कहते हैं कि कुछ ऑप्टिकल फाइबर्स हमारे बालों जितनी पतली भी होती है, कुछ ऑप्टिकल फाइबर्स जहां पर हम इस्तेमाल करते हैं बहुत पतली होती है। सो समझो मेरी बात को, पतली लेने का रीजन भी है, मैं आपको बताऊंगा। अब आप मुझे बताओ जरा, पहले आपको सीन समझ में आ गया, फिर बताऊंगा कैसे ये ऑप्टिकल फाइबर हमारे लिए काम करती है। सही है? अब समझो हम किसको भेजना चाह रहे हैं बोलो? मैं भेजना चाह रहा हूं बच्चों, मेरा पर्पस है लाइट को भेजना, मैं लाइट को भेजना चाह रहा हूं इसके थ्रू। अच्छा, लाइट अगर हम भेजना चाह रहे हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हमारा डाटा लॉस ना हो, लाइट इधर उधर जो है ना वो बाहर ना निकल जाए, तो हमें चाहिए मल्टीपल टीआईआर। कैसे मल्टीपल टीआईआर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक बात है, अगर चीज बहुत पतली है, अगर बाहर से बहुत पतली है, तो उसमें जब भी कोई चीज घुसेगी, कोई भी चीज बेसिकली रेजर बना के जाएगी, तो आप मुझे बताना जरा उसका एंगल कैसा होगा, बहुत बड़ा या बहुत छोटा? समझाने की मैं कोशिश करता हूं। मान लो कि ये रेज इसके अंदर ऐसे गई है, ध्यान देना, ये रेज ऐसे गई है। अब मान लो एक बार ग्लास के अंदर एंट्री ले ली, ध्यान दो, एक बार रेज ने ग्लास के अंदर बोलो क्या ले ली? एंट्री ले ली। ढंग से सुनना। अब वो ग्लास से क्लैडिंग में जाने की कोशिश कर रही है, तो डेंसर से बोलो कहां जाने की कोशिश कर रही है? रेयर। फोकस करिए, ग्लास से कहां जाने की कोशिश कर रही है? बाहर। ग्लास से बाहर निकलना है उनको, तो वो ग्लास के ऊपर है बोलो क्लैडिंग, क्लैडिंग है बोलो रेयर। तो वो बाहर जाना चाह रही है, तो मुझे डेंसर से रेयर जाते वक्त दो चीजें होती हैं, या तो होगा रिफ्रैक्शन, या तो बाहर निकल जाएंगी, या बोलो क्या होगा? टीआईआर। क्या होगा बोलो? अब हमने यहां पर बना के देखा नॉर्मल। मैंने कहा सारा खेल डिपेंड करता है, ये सारा खेल निर्भर करता है कि मेरा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से बड़ा है या छोटा है। सुनिए थी यहां पर, मेरा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से बड़ा है या बोलो क्या है? छोटा। तो मुझे बताना जरा मेरा इंसिडेंट एंगल कौन है यहां पर? बताओगे? ये है मेरा इंसिडेंट एंगल, और मैं कहता हूं ये इंसिडेंट एंगल हमेशा बड़ा रहेगा क्रिटिकल से। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मेरी बात समझो। क्योंकि बच्चों, क्या तुम जानते हो कि ये जो नॉर्मल बना है ये पूरा एंगल 90 का है? और अगर ये पूरा एंगल 90 का है, तो मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट लिखने वाला हूं, देखते कितने बच्चे समझ पाएंगे। ये साइड वाला एंगल ना हमेशा बड़ा स्मॉल एंगल होगा, ये वाला एंगल बड़ा स्मॉल होगा। अगर ये वाला बहुत छोटा हुआ, मान लो 5-10 डिग्री हुआ, तो ये वाला 90 में से माइनस करोगे 5-10, तो हमेशा बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? मेरी बात को समझो। और वो एंगल छोटा क्यों बनेगा, उसका रीजन समझ रहे हो? क्योंकि कोई भी चीज अगर बहुत पतली है, तो उसके अंदर कोई चीज जाएगी ना, तो वो ऑलमोस्ट पैरेलल होकर जाएगी। कैसे जाएगी बोलो? सोचिए ना, अगर कोई चीज बहुत पतली है भैया, तो क्या कोई इसके अंदर चीज ऐसे जा सकती है क्या भाई? इतना बड़ा एंगल बना के जा सकती है? नहीं जा पाएगी। तो जो भी चीज अगर बहुत पतली है, तो उसके चीजें ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। जब भी ऐसे जाएंगी, जब भी ऐसे जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल जो बनेगा वो कैसा बनेगा? बहुत स्मॉल बनेगा। नहीं समझे मेरी बात को? ओए बस ये देखो, ये रे ऐसे गई, ये रे ऐसे गई, ये है नॉर्मल। मैं कह रहा हूं ये एंगल बहुत छोटा बनने वाला है, और ये एंगल बहुत छोटा होगा तो ये वाला एंगल बहुत बड़ा होगा। विकास यहां पर मैंने बोला जो ये मेरी रे गई है नॉर्मल के साथ, जो ये वाला एंगल बना रहा है, ये बहुत छोटा एंगल होगा। दिस थीटा इज वेरी स्मॉल। और अगर ये बहुत छोटा होगा, तो 90 में से माइनस करके जो ये वाला इंसिडेंट एंगल बनेगा, ये बोलो क्या बनेगा? बहुत बड़ा। और अगर इंसिडेंट एंगल बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। आपको पता है ग्लासेस के क्रिटिकल एंगल 41 डिग्री के आसपास होते हैं, और ये वाला एंगल डेफिनेटली 41 डिग्री से तो बड़ा होगा ही होगा।
तो मुझे बताओ जरा क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा जरा बताओगे? टी आई आर। अच्छा टी आई आर में क्या होगा जरा सब बच्चे भाई क्लास? टी आई आर में जितना एंगल इधर बनाया उतना बनाते हुए जाएगी, ऐसे गई। जब ये नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही जाएगी उतना बड़ा एंगल बनाते हुए, जितना यहां बनाया उतना ही बनाते हुए गई है, तो तुम लॉजिकली मुझे फिर बताओ, फिर मेरा जो इंसिडेंट एंगल बन रहा है वो क्रिटिकल से बड़ा बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि ये वाला एंगल फिर छोटा बनेगा। अरे कुल मिला के ये मान लो कि ये बहुत पतली होती है, जिसके कारण जो रेज इसमें एंटर करती है ऑलमोस्ट पैरेलल एंटर करती है। जब ये ऑलमोस्ट पैरेलल एंटर करती है तो ये वाला एंगल बहुत छोटा बनता है ऊपर वाला, तो मेरा इंसिडेंट एंगल बहुत बड़ा बनता है। और जब मेरा इंसिडेंट एंगल बहुत बड़ा बनेगा तो वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तो वो बाहर निकलने की बजाय वो क्या करेगी, अंदर ही रह जाएगी अंदर। तो मुझे बताओ जरा ऐसे आएगी, अगली बार फिर दोबारा इंसिडेंट क्रिटिकल से बड़ा होगा, तो बोलो क्या होगा, क्या होगा? फिर वो ऐसे जाएगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और फिर ये लास्ट में फिर ऐसे जाएगी। तो ऐसे करके मल्टीपल टी आई आर होते हैं। एंड शायद आप लोग एक बात जानते हैं बच्चों, टी आई आर में कोई भी एनर्जी का लॉस, क्योंकि आप जानते हैं ये रिफ्लेक्शन टकराने की वजह से नहीं होता, ये रिफ्लेक्शन फिनोमेना की वजह से हो रहा है, टकराने की वजह से नहीं हो रहा। तो इसके अंदर लाइट बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करती है और एक एंड से दूसरे एंड पे चली जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका इस्तेमाल हम लाइट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी करते हैं, क्योंकि अगर मान लो मैं ऐसा कर दूं, ऑप्टिकल फाइबर को ऐसा कर दूं, सोचो ऑप्टिकल फाइबर को ऐसा कर दिया तो लाइट ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे 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 ऐसे, तो लाइट गई थी ऐसे, निकली ऐसे। बोलो डायरेक्शन चेंज करने में होगा कि नहीं हो गया? इसके कुछ खिलौने मतलब कुछ वैसे भी आते हैं, शो पीस भी आते हैं। वो शो पीस कैसे होते हैं, इस तरह की ना पाइप्स लगी होती हैं, आपने देखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ऐसे ऐसे ना पाइप लगी होती हैं, ये ऐसे करके गुलदस्ते से बना रखे होते हैं, और नीचे ना एक बल्ब लगा देंगे यहाँ पर। ये क्या करेंगे, ये बीच में लगा दी ऑप्टिकल, सस्ती आती है भाई, ग्लास की बनी होती है, सस्ता जुगाड़ है। तो ऑप्टिकल फाइबर लगा दी, समझो ऑप्टिकल फाइबर लगा दी। अभी जो ऑप्टिकल फाइबर लगाई उसमें क्या होगा, लाइट इसके अंदर अंदर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो क्या होता है, ये चमकते हैं बच्चों। ये जो मतलब क्या होगा, अंदर लाइट लगा देंगे, बीच में ऑप्टिकल फाइबर लगा देंगे, लाइट कहीं जाएगी नहीं, सारी की सारी लाइट ऊपर जाएगी। तो बाहर का जो बेसिकली गुलदस्ता होगा खिलेगा भी ऐसे, मतलब कि अच्छा लगेगा देखने में। ये है बच्चों ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट। ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा समझ में बच्चों? बहुत थिन होती है, ध्यान रखना, वेरी थिन, बोल सकते हैं लाइट वेट होती हैं, चीप होती हैं, महंगी नहीं होती हैं, शीशे की बनी हुई है। शीशा आपको पता है रेत में मिलता है, तो बहुत महंगी नहीं होती। कॉपर इससे ज्यादा महंगा होता है बच्चों, ठीक है? चोरी करने का थोड़ा खतरा खत्म हो जाता है, कॉपर वायर चोरी ज्यादा होती है, हाँ ऐसा है। और ऑप्टिकल फाइबर शीशे की बनी होती है, तो ये थोड़ा सा मतलब इसका जो चोरी होने का खतरा होता है कम रहता है। हाँ नहीं आ रही है भाई, अब मैं बोल रहा हूँ फर्क है और अब मैं बोल रहा हूँ फर्क है। तो अपने कान ठीक करा पहले। ए सुनो भाई, अरे भाई तुम्हें ये समझ में आ गया, पहले बताओ। ए पीछे क्लियर हो रहा है कुछ? तीनों कंसेप्ट खत्म, टी आई आर फिनिश होता है, ठीक है? देख लो एक बार, देख लो, छुट्टी वट्टी कुछ नहीं हुई है, चुपचाप देख लो उसको। अरे समझ नहीं आएगा, ये मुश्किल हो गया क्या? नाजिया नहीं आया समझ में? कम चमकेगा, कम चमकेगा। अगर डायमंड को शेप नहीं दोगे तो वो कम चमकेगा। इसीलिए जितनी भी डायमंड रिंग्स बनेंगी उनमें उनको एक आकार दिया जाएगा, और वो आकार यही वाला होता है। इसीलिए वो उसको अंगूठी में इस तरीके टिकाएंगे, नोक को नीचे, एंड देन उसके ऊपर वो चमकेगा हमेशा। और उसके नीचे लगा देंगे एक लाइट छोटी सी, या कुछ लगा देंगे। वो आपको दुकान पे ऐसे दिखाते हैं चमका के, घर आ तो चमक कम, कोयला भी बन जाएगा केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से। ओए आराम से डन। अब देखो जरा, ओए सो डायमंड का ब्रिलियंस बच्चों प्लीज, मेरे को लगता है डायमंड का ब्रिलियंस सबको समझ में आएगा। अच्छा सुन लो भाई,
ये जो मैंने तुम्हें टॉपिक्स करवाए हैं ना, थ्योरेटिकली पेपर में इनका क्वेश्चन बड़ा आसान है। वो आपसे पूछ सकता है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड किस कॉन्सेप्ट की वजह से TIR है भाई, मिराज किसकी वजह से TIR है भाई, ऑप्टिकल फाइबर TIR है। कभी कभी ऑप्टिकल फाइबर का वो पूछ लेता है कि ऑप्टिकल फाइबर में डेंसर और रेयर मीडियम कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे ऑप्टिकल में डेंसर होता है ग्लास, और रेयर होती है जो उसके ऊपर क्लैडिंग लगी होती है वो। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब सब में ना वो कटिंग का बड़ा खेल है। डायमंड कटिंग करी जाती है ऐसी कि उसके अंदर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा रहे। ऑप्टिकल फाइबर पतली होती है इसलिए हमेशा उसमें इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या रहता है, बड़ा रहता है। ये कारण है सब कुछ। और मिराज में आपको समझ में आया होगा क्या चीज है। ठीक है, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जो हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, तो मैं कोई बहुत एक अगला टॉपिक ना बहुत बड़ा टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ द कर्व्ड सरफेस, वो नहीं कराऊंगा मैं आपको ने एक नया फिनोमेना, एक अलग से फिनोमेना सिखाता हूँ जो पहले सिलेबस में था बट अब सिलेबस में नहीं है, बट आपके नीट या जेईई के सिलेबस में जरूर है। ठीक है, सो मैं वो फिनोमेना आपको बस समझाता हूँ, काम आएगा आप लोगों के। क्या तुम लोगों को इंटरेस्टिंग है इसलिए सिखा रहा हूँ, सुनो। क्या तुम लोगों को पता है जब तुम नदी में पानी देखते हो तो आपको पत्थर उसके नजर आते हैं, बड़ा साफ पानी होता है नदियों का, मान लो तुम्हें पत्थर नजर आते हैं, उसकी गहराई आपको दिखती है ऊपर से, बट जितनी गहराई आपको दिख रही है क्या नदी की गहराई हमेशा उतनी होती है? उससे ज्यादा होती है। बाल्टी के अंदर भी अगर कोई सिक्का गिरा हुआ है और आपने ऊपर से देखा तो आपको लगता है कि वो तो बहुत ऊपर है, लेकिन हाथ उसमें जब डाल के देखते हैं तो पता लगता है सिक्का बहुत नीचे। अच्छा सेम कॉन्ट्रेरी मुझे बताओ जरा, जब तुम पानी के अंदर हो तब तुम बाहर देखते हो तो बाहर तुम्हें एक चिड़िया उड़ती हुई नजर आ रही है, तो चिड़िया जितनी दूर दिख रही है वो उतनी ही दूर है या उससे ज्यादा दूर है? उससे ज्यादा दूर है। सारा खेल किसका है बोलो? रिफ्रैक्शन का। समझने की एक बार कोशिश करते हैं। ओए मान लो कि ये आपके पास, अरे काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, ये मान लो आपके पास एक बीकर है जिसमें पानी भरा पड़ा है, अब मुझे एक बात बताओ, ए भाई क्लास, यहां पर एक बल्ब लगा दो या फिर कोई मछली है मान लो, कोई मछली है, अब आप इस मछली को बाहर से देख रहे हो, अब आप वैसे तो इस मछली की डेप्थ या इस पानी की डेप्थ है इतनी, बट आपको ये कहीं और नजर आने वाली है। समझना मेरी बात को ध्यान से। कैसे? कोई रे है, मान लो हमें कोई भी चीज देखनी तो कम से कम कितनी रेस चाहिए बोलो? 2 रेस। तो एक रे तो मान लो ये गई, देखो ये गई। अब जरा कौन बच्चा मुझे बता पाएगा, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक रे ऐसी गई, जब ये डेंसर से रेयर जाएगी तो यू नो दैट व्हेन द रे गोज फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट आप मुझे बताइए इस केस में नॉर्मल कहां पर है? अब कैसे जाएगी बोलो? सीधी सीधी जाएगी या जानी चाहिए अवे? अवे। कितना को लगता है रेस सीधी जाएगी? सीधी ही जाएगी सर ये वाली रेस। हाँ प्रियांशु हाथ खड़ा करना चाह रहे हो कर लो, सीधी जाएगी। अच्छा कितना को लगता है कि अवे जाएगी? अवे अवे जाएगी। चलो अच्छा करा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, नहीं तो 99% क्लास गलत है। ठीक है, सीधी जाएगी। अब सुनो क्यों आता होता है, सुनो। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ बच्चों, इधर सुनो। ये है डेंसर, अच्छा करा डिस्कस कर लिया, और ये है रेयर। सुनो, ये रे ऐसे जाती है, ये क्या होता है बोलो? आई। और ये जो रे ऐसे जाती है बोलो क्या होता है? आर। ये आई और वो बोलो क्या? आर। ये म्यू 2 और ये बोलो क्या? म्यू 1। सहमत हो सब बच्चे? स्नेक्स लो बताओगे एक बार मुझे क्या था? साइन आई। अब बच्चों देखो ये थोड़ा सा जो बच्चे नहीं आए तो उनको नहीं पता होगा। साइन आई बाय साइन आर इज टू क्या आएगा? म्यू 1 बाय म्यू 2। यू नो दैट एयर इज अ 1, एयर का रिफ्लेक्शन 1 है, तो 1 बाय में कितना आएगा? म्यू। और बोलो साइन ए बाय साइन आर। बच्चों ध्यान देना, 1 एयर का है और ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है हमारा मीडियम कंडेंसर का है, म्यू है, और मैं बोल रहा हूँ साइन ए बाय साइन आर, तो साइन आई बाय साइन आर। अब बच्चों तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा इस केस में आई कितना होता है? सब बच्चों आई कितना होता है? हाँ भाई क्लास, इस केस में मेरी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कोई भी एंगल नहीं बना रही, तो मेरा आई बोलो कितना? 0 है। और अगर आई 0 है तो ये हो गया साइन 0। कितना हो गया बोलो? तो मुझे बताना जरा मेरा साइन आर कितना आया? साइन आर आया उधर ले गए, म्यू को उधर लिया, साइन 0 0 होता है तो 0 हो गया, और साइन आर 0 तो आर की वैल्यू कितनी? मतलब जब आई 0 होता है तब आर भी कितना होता है? मतलब अगर मेरी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाया नहीं, 0 एंगल बनाया, तो मेरी रिफ्लेक्टेड रे भी कितना एंगल बनाएगी? 0। मतलब सेम लाइन से जाएगी। क्लियर होगा कि नहीं हुआ? बस एक यही रे ऐसी होती है जो डेंसर से रेयर जाती है फिर भी कोई तरह का रिफ्रैक्शन नहीं होता। इंसिडेंट एंगल 0 तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी बोलो कितना होगा? 0 होगा। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया समझ। अच्छा अब मुझे बताओ जरा, एक रे ऐसे गई, अब इंपॉर्टेंट है, जो रे ऐसे गई
यहां पर नॉर्मल बनेगा ऐसे, फोकस करना भाई। अब तो अभी जाएगी ना, तो ऐसे जाने की बजाय बोलो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। अब मेरी आंखों में जो दो रेज आई, कौन सी आई बोलो जरा ध्यान देना। मेरी आंखों में जो दो रेज आई वो ये वाली आई, देखो ये वाली, समझना। मैंने ऊपर से देखा है, आपने जो ऊपर से देखा तो आपको दो रेज कौन सी नजर आएगी, ये वाली और एक ये वाली। जब ये दो रेज आएंगे तो बोलो आप इनको क्या करेंगे, आपके आंखें बोलो क्या करेंगे, ट्रेस, सीधा ट्रेस करेंगे उसको भी और इसको भी। जब तुम इसको सीधा ट्रेस करोगे पता क्या होगा, ये है ऑब्जेक्ट और आपको इमेज आएगी यहां पर नजर। मतलब जितना वो थी उससे थोड़ी सी कहां नजर आएगी, ऊपर नजर आएगी। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में। तो जो रे थी कहां पर, ऑब्जेक्ट कहां था, यहां पर था, बट वो नजर कहां आ रहा है, बोलो ऊपर। ऐसा क्यों हो रहा है वो सुन लो मेरी बात, क्योंकि जो रे इसके ऐसे जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, तो हमारी आंखों तक जब पहुंचती है मुड़ के पहुंचती है, तो हमारी रेज को ट्रेस करती है आंखें, तो हमें थोड़ा सा कहां नजर आता है, बोलो ऊपर नजर आता है। तो एक्चुअली में जितनी गहराई हमेशा पानी की दिखती है ना उतनी नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखना, उससे ज्यादा ही होती है। जितना गहरा आपको पानी नजर आ रहा है हमेशा उससे बोलो क्या होता है, ज्यादा होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से आपको थोड़ा ऊपर नजर आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब सेम कॉन्सेप्ट एक बार आप मुझे करके बताओ, अगर बच्चों कोई चीज पानी के अंदर से बाहर वाली चीज को देख रही है, ऐसा होता है, मछलियों के साथ धोखा होता है। मान लो कोई पक्षी वक्षी उड़ रहा है ऊपर, मछली उसको खाना चाहती है, नहीं खाती है, नहीं खाती, खाती हैं। अब मान लो यहां पर एक चिड़िया है, ठीक है जो भी है, ये वो चिड़िया है मान लो ऊपर। अब समझो, ये चिड़िया जितनी ऊपर नजर आ रही है या एक्चुअली में इतनी ही जगह पर है या इससे ऊपर है, समझो। देखो इसके अंदर एक बहुत सिंपल सा सीन लग रहा है, इससे एक रे तो आएगी ये वाली। अच्छा जो रे ऐसे आएगी, मुझे बताओ नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, जीरो। जो रे ऐसे आ रही है नॉर्मल के साथ जीरो एंगल बना रही है, और अगर वो जीरो बना रही तो सीधी ही आएगी, आगी, क्योंकि साइन है बाय साइन का कॉन्सेप्ट तो वहां भी लगेगा, सेंस होगा। तो आई जीरो तो आर जीरो, आई जीरो तो, क्योंकि जब ये जीरो होता है ना, आई एक सिंपल सा फंडा समझो, आई जीरो होता है तो साइन जीरो जीरो हो जाता है, और साइन आर सामने जाएगा तो साइन आर के सामने भी जीरो ही आएगा। तो मतलब ये तो ऐसे आएगी। अब कोई रे इसकी ऐसे गई है, अब जो रे इसकी ऐसे गई है मुझे बताना जरा, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, ऐसे आने की बजाय वो ऐसे जाएगी। तो मुझे बताइए जो चीज अंदर है, बेसिकली कोई भी चीज है जो उसको देख रही है, वो तो इस रे को ट्रेस करेगी, और जब वो इस रे को ट्रेस करेगी तो वो इसको पीछे की तरफ ऐसे ट्रेस करती हुई जाएगी, और ये वाली ऐसे। तो बोलो ऑब्जेक्ट है यहां पर नजर कहां आएगी, समझ नहीं आया। तो जो चीज अंदर होती है वो ऊपर नजर आती है, जो चीज बाहर होती है वो नजदीक नजर आती है, बट होती दूर है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं आ रही बात समझ में, पक्का। क्या क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, क्या ये भी किसकी वजह से बोलो, रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ इमेज, की इमेज शिफ्ट हो रही है, पानी के अंदर वाली इमेज थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होती है, ऊपर दिखती है कहीं ना कहीं, और जो बाहर होती है वो आपकी जितनी होती है उससे ज्यादा दूर होती है। क्लियर होता है कि नहीं होता। एक बार इसको देख लो आप लोग, कोई डाउट है तो मुझे बताओ, फिर छुट्टी कर दूंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा इसमें, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं बचा है भाई, कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट कराना है, और नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को नेक्स्ट में कराऊंगा। बैठ जा भी, भागने कैसी पड़ी। अच्छा ये बताओ तुम्हें, ये मुश्किल लग रहा है रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स मुश्किल लग रहा है, आसान है बहुत ज्यादा, बता रहा हूं आपको। एक बार एक क्लास शुरू से बताओ, एक क्लास 2 मिनट रिकैप है। मैंने आपको बोला कि, फिर वही बातें कर रहे हो तनेश, लाइट के 3 फिनोमिना होते हैं, एक रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन, और एक एब्जॉर्प्शन। हम एब्जॉर्प्शन को पढ़ते नहीं है, हम पढ़ते हैं या तो लाइट अपने मीडियम में टकरा के वापस आ गई, या लाइट दूसरे मीडियम में चली गई, दैट इज रिफ्रैक्शन। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा। 3 फिनोमिना होते हैं। हमने सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर किसको पढ़ने की कोशिश करी, बोलो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में एंगल आई बराबर कितना होता है, एंगल आर, और चाहे प्लेन सर्फेस हो तो भी रिफ्लेक्शन होता है, चाहे कर्व सर्फेस हो तो भी रिफ्लेक्शन होता है, आई बराबर आर हर जगह पे रहता है। बच्चों आप जैसे मर्जी देख लीजिए, क्लास प्लीज। फिर उसके बाद आपको एक केसेस करवाए थे, केसेस बड़े आसान से थे, मैंने आपको रूल सिखाए थे, रूल समझ लीजिए, केसेस अपने आप समझ में आ जाए। फिर मैंने तुम लोगों को करवाया था बच्चों रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में मैंने आपको बताया था रेडियल डेंसर आएगी तो क्या होगा, डेंसर से रेडियल जाएगी तो क्या होगा, और फिर आपको बताया था कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको क्या बताता है, याद आ रहा है।
फिर आप लोगों को मैंने बताया था बच्चों, स्नेल्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यहाँ नहीं करवाया, स्नेल्स लॉ इसके बाद कराएगा वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्नेल्स लॉ आप मिस नहीं कर सकते बच्चों, आपको पढ़ना, आपको पिछली वीडियो अटेंड करनी पड़ेगी स्नेल्स लॉ वाली, डली हुई चैनल पे आप जाके देख लीजिए। स्नेल्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या अप्लाई करना आ गया आप लोगों को स्नेल्स लॉ? तो स्नेल्स लॉ आप लोगों ने देख लिया था, उसके बाद स्नेल्स लॉ के बाद मैंने तुम लोगों को करवाया था TIR। ज्यादा टॉपिक नहीं हुए बच्चों, जितने हुए हैं उतने अच्छे से आपको आने चाहिए। TIR की क्या आपको एप्लीकेशन समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट TIR समझ में आया था, कॉन्सेप्ट क्या, उसके बाद एप्लीकेशन समझ में आनी चाहिए। और ये जो मैंने लास्ट टॉपिक कराया, ये तुम्हें आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? श्योर? आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ 15 मिनट पहले, ठीक है, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। रुक जाओ, जब मोबाइल उठाने पहले। टी शर्ट का? हाँ टी शर्ट करानी तो है यार, हम फ्री नहीं हो पा रहे इन काम